नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनावी जीत का मंत्र क्या है? अलग अलग दलों के लिए इसका मंत्र अलग अलग है और अलग अलग दल अलग अलग तरह से इसके बारे में सोचते हैं और इसके रास्ते पर चलते हैं। लेकिन जीत का कोई एक मंत्र नहीं है। अगर एक मंत्र कहे भी तो वो है जनता का दिल जीतना। जनतंत्र में जनता जनार्दन होती है, वो आपके साथ है तो जीत आपके साथ है, जनता आपके साथ नहीं है तो जीत आपके साथ नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों में ये बात केवल आज के विपक्ष के बारे में नहीं कह रहा हूं, हर समय विपक्षी दलों के मन में ये बात रहती है और आज विपक्षी दल खासतौर से कांग्रेस के मन में बहुत ज्यादा है कि हमको कुछ ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लोग सरकार से नाराज होंगे और फिर हमें वोट दे देंगे। एंटी इनकम्बेंसी मतलब सत्ता विरोधी लहर कहे, आप सत्ता विरोधी माहौल कहे, वातावरण कहे कि लोग सत्ता से जो भी सत्तारूढ़ दल है उससे नाराज होंगे तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो नंबर 2 की पार्टी है, उसको सहज रूप से जो है स्वीकार कर लेंगे। और पिछले अगर आप 75 सालों का इतिहास देखें तो इस थ्योरी को काटने वाले आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे, लेकिन इस थ्योरी का समर्थन करने वाले भी कुछ उदाहरण मिल जाएंगे कि जनता जब उसके पास कोई विकल्प नहीं होता और एक सरकार से इतनी नाराज हो जाती है कि उसको हर हाल में हटाना चाहती है, तब वो देखती नहीं कि सामने विकल्प जो है वो कैसा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, ये सब नहीं देखती है। कांग्रेस पार्टी को यही उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि लोग धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार से नाराज हो रहे हैं और लोग नाराज होंगे सरकार से तो हम स्वाभाविक चॉइस होंगे। लेकिन वो देख नहीं रहे। भाई उनको अगर देखना है तो सबसे ताजा उदाहरण बांकीपुर का है। बांकीपुर में भाजपा से नाराज थे लोग, भाजपा को नहीं जिताना चाहते थे और नहीं जिताया, हरा दिया। लेकिन कांग्रेस या आरजेडी नंबर 2 की पार्टी है वहां और कांग्रेस उसकी सहयोगी पार्टी है, इन दोनों की ओर नहीं देखा उन्होंने। देखा किसकी ओर? मतलब गठबंधन में थे आरजेडी और कांग्रेस, इसके बावजूद उनकी ओर नहीं देखा, प्रशांत किशोर एक न्यू एंट्रेंट की ओर। इसी तरह से तमिलनाडु में दोनों द्रविड़ पार्टियों से लोग नाराज थे। डीएमके चूंकि सत्ता में थी उससे नाराजगी बहुत ज्यादा थी, तो एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसका फायदा स्वाभाविक रूप से अन्ना द्रमुक को नहीं मिला, जबकि उसके पास अच्छा खासा गठबंधन था एनडीए के रूप में, फिर भी उसका फायदा नहीं मिला, बल्कि कहे नुकसान ही हुआ। ज्यादा फायदा मिला एक नई पार्टी को, टीवीके, जो एक्टर जोसेफ विजय के नेतृत्व में 3 साल पहले ही बनी थी, पहला चुनाव लड़ रही थी। तो एंटी इनकम्बेंसी जीत का मंत्र नहीं है। ये बात राजनीतिक दल अगर अच्छी तरह से समझ ले तो उनके लिए फायदेमंद होगा। एंटी इनकम्बेंसी के साथ मतलब एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने के लिए अगर आप तैयार हैं, उस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं, संगठन, नेतृत्व, मुद्दे, इन सब पर, तब आपको फायदा मिलने की उम्मीद रहती है। तब भी मिल जाए ये जरूरी नहीं है। पिछले 25, 30, 35 सालों का भारत का राजनीतिक इतिहास देखें, चुनावी नतीजे देखें, तो एक बात समझ में आएगी कि एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा इस समय प्रो इनकम्बेंसी चल रही है। मतलब जो सत्ता में है उसको बार बार मौका देने के लिए तैयार है मतदाता। सबसे बड़ा उदाहरण 2 राज्यों का है, एक में खत्म हो गया, दूसरे में चल रहा है, गुजरात। 1990 में पहली बार गठबंधन में भाजपा सत्ता में आई, तब से आज तक सत्ता में है। और अभी जो 3 उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, उनमें से एक सीट जो बीजेपी जीती है वो गुजरात में जीती है। गुजरात में सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। तो 36 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी एक उपचुनाव में भी मतदाता कांग्रेस की ओर देखने को तैयार नहीं है। तो इससे ये थ्योरी पूरी तरह से ध्वस्त होती है। केवल एंटी इनकम्बेंसी जो है वो आपको जिता देगी। एंटी इनकम्बेंसी जीत का मंत्र नहीं है। दूसरा उदाहरण उड़ीसा का था। 99 से 2024 लगभग 25 साल नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। उनकी सरकार को बार बार जो है
वो मौका मिलता रहा, मतदाता देता रहा। पहले भाजपा के साथ गठबंधन में थे 2009 तक, 2009 में गठबंधन तोड़ दिया, अकेले लड़े, तब भी जीतते रहे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने के लिए बीजेपी तैयारी कर रही थी और सफल हो गई। वहीं पर कांग्रेस पार्टी भी है जो लंबे समय तक उड़ीसा में सत्ता में रही, लेकिन उसकी तरफ मतदाता ने नहीं देखा। तो मतदाता केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखता, सरकार से अपनी नाराजगी नहीं देखता। नाराजगी का थ्रेशहोल्ड जो है, ये अगर आप नहीं समझेंगे तो चुनाव नतीजे के बारे में आपका आकलन गलत हो जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी का थ्रेशहोल्ड वहां पहुंच जाए जहां मतदाता को लगे कि अब इस सरकार को तो हटा ही देना है। केवल नाराजगी की बात नहीं है, असंतोष की बात नहीं है, ये सरकार हमको चाहिए ही नहीं। तब फिर जो है विपक्ष को बैठे बिठाए भी फायदा मिल जाता है। और कांग्रेस पार्टी अभी 2004 के सिंड्रोम से बाहर नहीं निकली है। 2004 में उसको बिना कुछ किए सत्ता मिल गई थी, तो उसको लगता है फिर मिल जाएगी। लेकिन 2004 और आज 2026 की बात करें या 2027 की या फिर आगामी लोकसभा चुनाव 2029 की बात करें, परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। पूरी राजनीति बदल चुकी है। यहां अपने आप कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी आपको चाहिए उसके लिए कठिन परिश्रम करना। तो अगले साल यानी 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इन 7 राज्यों में लोकसभा की 132 सीटें आती हैं। फिर 2028 में जिन राज्यों में चुनाव है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इनमें लोकसभा की 112 सीटें हैं। उसके अलावा 28 में मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में भी चुनाव है। इनकी भी 3 सीटें जोड़ ले तो कुल मिलाकर 245 लोकसभा सीटों पर 27 और 28 में चुनाव होने वाला है। वैसे तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन जनता के मूड की तुलना की जा सकती है। इन 245 सीटों पर जनता का जो रुख होगा, जो मूड होगा, वो आधार तैयार करेगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। लोकसभा चुनाव तक क्या मुद्दे बन जाएंगे, कौन सा मुद्दा भारी पड़ जाएगा, ये सब बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन आप इन 245 लोकसभा सीटों के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव नतीजे से एक मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा किस ओर बह रही है या किस ओर बह सकती है। ये अभी जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है, ये बाई इलेक्शन की बात कर रहे 3 या फिर आने वाले जो चुनाव हैं 2027 और 2028 में विधानसभा के, चुनौती दोनों पक्षों की। किसी एक के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये वन साइडेड इलेक्शन होगा। इसमें केवल उत्तर प्रदेश को मानता हूं कि वन साइडेड इलेक्शन होगा। बाकी किसी राज्य के बारे में ये नहीं कह सकते एक तरफा किसी को बहुत भारी बढ़त मिली हुई है। तो इसलिए जो है इन विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी कितनी ताकत लगाती है, किस तरह की तैयारी के साथ आती है, किस तरह की रणनीति बनाती है, किन मुद्दों को लेकर आती है। अगर विपक्षी दलों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2 उपचुनाव हार गई विधानसभा के, उससे उसकी स्थिति कमजोर हुई है, तो उनके लिए सबसे अच्छा मौका है अपना जोर आजमाने का, अपनी पूरी ताकत लगाने का। लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी जो दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा, बीजेपी के लिए भी चुनौती है। ये बाई इलेक्शन के रिजल्ट जो है, इससे सरकार पर कोई असर, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उस पर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदाताओं की ओर से कि अपना रवैया सुधार लो। जो चल रहा है वैसे नहीं चलेगा। ये जो चलता है वाली प्रवृत्ति आ गई है भाजपा में कि हम कुछ भी करें लोग हमारे साथ रहेंगे। मतदाता कह रहा है ये मत सोचिए, हम दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो विकल्प जो है वो नंबर 2 की पार्टी ही हो। हम किसी नए को भी चुन सकते हैं, नया प्रयोग भी कर सकते हैं। इस देश का मतदाता जितना प्रयोग धर्मी है उतना इस देश की राजनीतिक पार्टियां नहीं है। राजनीतिक पार्टियां यथास्थिति के साथ चलती है, स्टेटस कोइस्ट है। यथास्थिति को बदलने में उनको डर लगता है।
क्योंकि कोई भी परिवर्तन अनिश्चितता लेकर आता है और अनिश्चितता डराती है। मतदाता जो है वो परिवर्तन से बिल्कुल नहीं डरता, प्रयोग से बिल्कुल नहीं डरता, प्रयोग करता रहता है। प्रयोग उसका सफल हो जाए तो भी आगे करता है, असफल हो जाए तब भी करता है। प्रयोग से उसको कोई परहेज नहीं है, प्रयोग से उसको कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उसको मालूम है अगर हमारा निर्णय गलत हो गया तो 5 साल बाद हम फिर बदल देंगे, और हो सकता है कि उससे पहले ही नौबत आ जाए बदलने की। तो विपक्ष ने जो ये उम्मीद बना रखी है कि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी उसे सत्ता तक पहुंचा सकती है दोबारा, मुझे लगता है ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। एंटी इनकम्बेंसी अपने आप में कुछ नहीं होती जब तक कि उसका फायदा उठाने के लिए आपके पास संगठन, आपके पास नेतृत्व, उसके अलावा आपके पास मुद्दे ना हो। जो भी सरकार से नाराजगी है उसका लाभ उठाने की स्थिति में आपको होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, जो कोर्स करेक्शन के मामले में बहुत तेज है। 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उनका नतीजा देखिए। उन्हीं राज्यों में जहां बहुत खराब किया बीजेपी ने लोकसभा में, उन राज्यों में विपक्ष को पूरी तरह से साफ कर दिया विधानसभा चुनाव में। तो अब सवाल यह है कि बीजेपी क्या कोर्स करेक्शन करेगी? ये जो लिथार्जी आ जाती है, आलस्य आ जाता है लगातार जीतने से, उसके लक्षण भाजपा में दिखाई दे रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे जीत तो जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो हमें जिता ही देगी। खासतौर से लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। ये नहीं होने वाला है, 2024 में नहीं हुआ ऐसा, आगे होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए भाजपा को पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा कि जब हम जीते तो हमने क्या अच्छा काम किया था, कौन सी रणनीति बनाई थी, किस तरह से चुनाव मैदान में उतरे थे। जब हमारी स्थिति खराब हुई 2024 खासतौर से, तब हमने क्या गलती की थी। अगर उसको सुधारने की कोशिश नहीं होगी और ये मानकर कि वो एक बार हो गया बार बार नहीं होगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे बुरी स्थिति कोई नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी हो या खासतौर से कोई सत्तारूढ़ पार्टी हो, उसको लगातार बदलाव करते रहना चाहिए। विपक्ष को भी चाहिए लोगों के सामने कुछ नया लेकर वो उपस्थित हो, लोगों को लगे कि हाँ भाई इन्होंने गलती की और गलती से सीखा, अब ये बदलने को तैयार है। वो चाहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष हो, फिर मतदाता और जनता उनकी बात सुनने को तैयार होती है। मानती है कि नहीं ये तो चुनाव के बाद पता चलता है, लेकिन सुनने को तैयार हो जाती है। तो पहले आपको ऐसा काम करना है कि मतदाता आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो, दूसरी कोशिश कि वो मानने के लिए तैयार हो। जब ये दोनों कोशिश में आप सफल हो जाएंगे, तब नतीजे में आपको वो परिवर्तन दिखाई देगा। घर बैठकर ये सोचना कि हम जीत ही जाएंगे, या घर बैठकर सोचना कि हम तो हार ही नहीं सकते, ये दोनों रणनीति गलत है, ये सफल नहीं होती। कभी कभी तो हो सकती है, कुछ समय के लिए भी हो सकती है, लंबे समय में इस रणनीति का फेल होना तय है। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।